आज हम बात करेंगे पर्यावरण के टॉप 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों की। और ये ईवीएस का एक दमदार प्रैक्टिस सेट है जो कि आगे आने वाला यूपी टेट हो या सुपर टेट हो आपके लिए रामबाण साबित होगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको अपने फ्रेंड सर्किल के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए प्रश्नों का सिलसिला आज स्टार्ट करते हैं डियर। वीडियो को बिल्कुल शिद्दत से वॉच कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है पीएच मान 7 के शुद्ध प्राकृतिक जल को क्या कहेंगे। तो पहले तो बता दें जो पीएच पैमाना है स्केलर है, जो पीएच मान है इसमें कितने से कितने तक पॉइंट होते हैं। तो डियर 1 से 14 नंबर तक इसमें पॉइंट होते हैं। और जो 7 होता है डियर ये क्या होता है, तो ये उदासीन होता है। मिड पॉइंट है 7, उदासीन होगा डियर। अगर शुद्ध जल का पूछता है तो ये 7 जो है उदासीन होगा, सी ऑप्शन। अगर 7 से कम होता तो अम्लीय हो जाता और 7 से ज्यादा हो जाता तो क्षारीय हो जाता। जैसे आपका ब्लड का पीएच मान पूछ ले कि मनुष्य के रक्त का पीएच मान कैसा है, तो ये डियर क्षारीय है क्योंकि पीएच मान 7.4 होता है। अगर पूछ ले कि पीएच पैमाने की खोज किसने की थी, तो पीएच पैमाने की जो खोज की है डियर वो सोरेनसन ने दिया है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। हरित गृह प्रभाव से सुरक्षा का उपाय है ओजोन की क्षमता पर रोक, सघन वृक्षारोपण, ऊर्जा के गैर परंपरागत साधनों का उपयोग या उपरयुक्त सभी। तो हरित गृह प्रभाव से सुरक्षा आप कैसे करेंगे, ग्रीन हाउस जो इफेक्टिव है इसको आप सही करने के लिए एक ही जो है बिल्कुल सटीक उपाय आप सघन वृक्षारोपण तो करेंगे ही, लेकिन जो ओजोन की क्षमता है डियर उस पर भी क्या इफेक्ट ना होने पाए, हमें जो ओजोन लेयर है उसको पतला नहीं करना है। ऊर्जा के गैर परंपरागत साधनों का हमें उपयोग तो करना ही है, लेकिन जो परंपरागत साधन है उनका अधिक दोहन भी नहीं करना है डियर। तो इसका जो डी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सौर ऊर्जा का कौन सा भाग पृथ्वी तक पहुंचता है। तो सौर ऊर्जा का जो टोटल परसेंटेज पृथ्वी तक आ रहा है सूर्य का वो 46% ही आता है डियर। पूरी ऊर्जा नहीं आ जाती। अगर पूरा ऊर्जा आ जाए सूर्य से तो यहाँ जीवन नष्ट हो जाए डियर। मात्र 46% एनर्जी आती है। और बता दें सूर्य का जो रोशनी है वो 1 अरबवां भाग यहाँ पृथ्वी पर आ पाता है डियर, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। और सूर्य के जो सतह का टेम्परेचर है डियर वो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। और सूर्य से जो ऊर्जा पृथ्वी तक आती है ये नाभिकीय संलयन के माध्यम से आती है। और सूर्य में हाइड्रोजन तथा हीलियम की उपस्थिति के कारण सूर्य का प्रकाश इतना तीव्र गति और गर्म होता है डियर, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। हरित गृह प्रभाव के द्वारा जलवायु में होने वाला परिवर्तन है तापमान में वृद्धि, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि, वर्षा के प्रारूप में परिवर्तन या ये सभी। ये तीनों ही बातें सही थी डियर, इसका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि का कारण है, तो ये सभी ही वृद्धि के कारण है। सीवेज हो, प्लास्टिक नालान का उद्योग हो या पेट्रोलियम ईंधन के दहन, इन सभी से क्या कार्बन डाइऑक्साइड की जो प्रतिशतता है वो निरंतर बढ़ रही है हमारे वायुमंडल में, जो कि कहीं ना कहीं क्या एक खतरना हमें जो है भविष्य के लिए दिखाई पड़ रहा है डियर। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है डियर मीथेन में वृद्धि का कारण क्या है। 7-2 से जल मल के सड़ाने से, शीत ग्रहों और रेफ्रिजरेटरों से या ये सभी। तो मीथेन का जो वृद्धि का मूल कारण है डियर वो जल और मल के सड़न से होता है। आप देखे होंगे एक दलदली भूमि हो, सड़न वाली खेती हो, जैसे धान के खेतों में भी मीथेन गैस का उत्सर्जन किया जाता है डियर, और ये ज्यादातर सड़ी गली चीजों से होता है। तो इसका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। इसका सूत्र अगर पूछ ले तो CH4 होता है डियर, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। CFC में वृद्धि का कारण क्या है। तो CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि ओजोन लेयर को वीक करने के लिए जिम्मेदार मानी गई है। और इसका जो मुख्य कारण है डियर वो शीत ग्रहों और रेफ्रिजरेटरों से होती है। इसका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। जो आप डीओ और स्प्रे का प्रयोग करते हैं अपने घरों में उससे भी क्या CFC ही निकल रही है डियर। जो आप सिगरेट पीते हैं इससे जो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है ये भी कहीं ना कहीं क्या CFC के साथ मिलकर ही ओजोन लेयर को प्रभावित करती है डियर। तो शीत ग्रह और रेफ्रिजरेटर इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन है, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है हरित ग्रह गैसें हैं, तो ये सभी गैसें ही क्या हरित ग्रह हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CFC सभी क्या हरित ग्रह गैसों के अंतर्गत आती हैं डियर, इसका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात आई है कि हरित ग्रह प्रभाव का नाम किस वर्ष रखा गया था। तो डियर बता दें हरित ग्रह जो प्रभाव का नाम है वो 1827 में रखा गया था। और हरित ग्रह प्रभाव का नाम किसने दिया था, तो जे फोरियर महोदय ने दिया था। तो दोनों के जो है आप नोट कर लीजिएगा शिद्दत से। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय राज्य अकाल व सूखे से सर्वाधिक प्रभावित होता है डियर? तो सर्वाधिक जो अकाल से सूखे से प्रभावित होने वाला राज्य है वो राजस्थान होता है डियर, नोट कर लीजिएगा राजस्थान। भारत के किस क्षेत्र में झोमिंग कृषि सेवनों का विनाश सर्वाधिक होता है? तो उत्तर पूर्वी भारत के आदिवासी क्षेत्रों में झोमिंग खेती, जिसे हम जो है क्या स्थानांतरित खेती भी कहते हैं, कंटूर खेती भी कहते हैं डियर, इसे आप नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। पृथ्वी के तापमान वृद्धि से वनस्पति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पृथ्वी पर अगर जो वनस्पति का प्रभाव, जो टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो वनस्पति जो है वो हीन हो जाएगी, पृथ्वी सूख जाएगी, वनाग्नि की घटनाएं बढ़ेंगी। ये तीनों ही बातें सही हैं डियर, इसका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। पृथ्वी के तापमान में निरंतर वृद्धि के क्या परिणाम है? तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा डियर तो ग्लोबल वार्मिंग होगी तो हिम शिखर के हिम पिघलेंगी, बिल्कुल सही है। समुद्र का जल स्तर भी ऊपर उठेगा, बिल्कुल सही है। सागरीय तटभागों जलमग्न हो जाएंगे, बिल्कुल सही है। यानी कि इसका उपरोक्त डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। विश्व में 20वीं शताब्दी का सर्वाधिक गर्म जो वर्ष था वो कौन सा था डियर? तो सबसे जो गर्म वर्ष अभी तक का हुआ है वो 1998 हुआ है डियर, नोट कर लीजिएगा। बी ऑप्शन एकदम शिद्दत से देखिएगा। पहली बार आए हैं वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा डियर। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना 1984 में की गई थी डियर। पर्यावरण अवक्रमण का कारण क्या है? तो पर्यावरण जो अवक्रमण का कारण है ये सभी हैं। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, प्राकृतिक संसाधनों का विवेकहीन प्रयोग यानी कि दोहन हो रहा है, और औद्योगिकरण तथा नगरीकरण तो पर्यावरण के लिए एक विषैला ही है डियर, जहर साबित हो रहा है। इसका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। किस प्रदूषक की जल में अधिक मात्रा से होने से शिशुओं में नीला वर्ण या ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी हो जाती है? तो वो होती है डियर क्या? नाइट्रेट की। नाइट्रेट जब जल में अधिकता हो जाएगी तो ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी हो जाएगी। इससे जो बालक की त्वचा है वो नीली पड़ जाती है डियर, और फिर बालक जो है क्या मरणासन्न अवस्थित में आ जाता है। इसका ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। फ्लोराइड युक्त जल के सेवन से उत्पन्न होती है। तो फ्लोराइड, जब आप जल में ज्यादा है फ्लोराइड की मात्रा तो डियर ये शारीरिक अंगों की विकृति भी कर देगा, खून में कमी भी कर देगा, हड्डियों का टेढ़ा मेढ़ा भी कर देगा। इसको डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। जल में फ्लोराइड की मात्रा किससे अधिक नहीं होनी चाहिए? तो जल में जो फ्लोराइड की मात्रा है डियर वो 1 ppm से अधिक कतई नहीं होनी चाहिए। अगर इससे अधिक हो रही है तो ये नुकसानदेह है आपके बॉडी के लिए, मनुष्य के जीवन के लिए खतरा है डियर। ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है। औद्योगिक प्रक्रिया के दौरान इस जीवाश्मी ईंधन के उपयोग करने से वायुमंडल में किस गैस का सांद्रण होगा? तो जब आप औद्योगिक प्रक्रिया कर रहे हैं, कुछ जला वला रहे हैं, जीवाश्मी ईंधन के उपयोग कर रहे हैं डियर, तो जीवाश्मी ईंधन यानी कि क्या जो पृथ्वी के नीचे दबे हैं उन्हीं को तो जीवाश्म कहते हैं। और जब उस ईंधन का आप प्रयोग करेंगे तो मीथेन गैस होगी, क्योंकि जो पृथ्वी के नीचे हजारों वर्षों से सड़ी गली वनस्पतियां हैं डियर, उनमें मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है और यही जो है जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं डियर। तो इसका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। तीव्र गति से आने वाली आपदा नहीं है, तो तीव्र गति से सूखे की आपदा तीव्र गति से नहीं आती। बाकी चक्रवात बहुत तेज गति से आता है, बाढ़ भी बहुत तेज जाती है, और महामारी तो आप जानते ही हैं। अभी हमारा देश जो है कोविड-19 महामारी से ग्रसित था, और आप देखे होंगे कि इतनी स्पीड से यहाँ पर जो है मृत्यु दर का आंकड़ा बढ़ रहा था डियर। तो ये महामारी भी तेज आती है, लेकिन सूखे की जो स्थिति है ये आपदा तीव्र गति से नहीं आती डियर, नोट कर लीजिएगा। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। मानवकृत आपदा है तो आग और दावाग्नि, औद्योगिक दुर्घटनाएं, वन रक्षण, मृदा अपरदन, जलवायु प्रदूषण, ये सभी क्या ये मानव युक्त आपदाएं हैं डियर। इसका जो डी ऑप्शन है एकदम करेक्ट है। विघटनकारी प्रदूषक का उदाहरण है तो विघटनकारी मलमूत्र भी है, घरेलू कचरा भी है, सड़े गले फल और सब्जियां भी हैं। इसका जो डी ऑप्शन है डियर एकदम करेक्ट है। बात आई है अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बढ़ते तापमान का सर्वाधिक जो प्रभाव है वो किन पर पड़ता है? जल चक्र पर पड़ेगा डियर, जल चक्र ही इफेक्टेड हो जाएगा बढ़ते तापमान से। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। रेडियोधर्मी बहिस्राव को क्या कहते हैं? तो जो रेडियोधर्मी बहिस्राव है डियर इसे हम शाही अवशिष्ट के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। वैज्ञानिकों के अनुसार गत 50 वर्षों में पृथ्वी के तापमान में औसत तापमान में कितने डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हुई है डियर? तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हो गई है 50 वर्ष में। अब आप समझ लीजिए कि टेम्परेचर हाई हो रहा है, जो कि कहीं ना कहीं मानव जीवन और पर्यावरण के लिए एक खतरा है डियर। तो ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। वायु प्रदूषण का विश्वव्यापी प्रभाव क्या है? जलवायु में परिवर्तन, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, ओजोन परत की विरलता, ये तीनों ही बातें एकदम करेक्ट हैं। इसका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर, नोट कर लीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है ये। यूपीएस का थोड़ा हार्ड है, आप इसको शिद्दत से समझते हुए चलिएगा, आपको यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, रामबाण साबित होगा।
वायु प्रदूषण का मानवीय स्रोत है दहन क्रिया, कृषि कार्यों द्वारा, औद्योगिक निर्माण प्रक्रिया द्वारा, यानी कि ये तीनों ही बातें सही हो। उपरोक्त डी एकदम करेक्ट है, ये नोट कर लीजिएगा। वायु प्रदूषण का मानवीय स्रोत, वही प्रश्न दोबारा आ गया, उपर्युक्त सभी था इसका। पर्यावरणीय गुणवत्ता का आधार बिंदु है, तो पर्यावरणीय जो गुणवत्ता का आधार बिंदु है, किसी भी प्रकार का प्रदूषण न होना, बिल्कुल सही है। स्वास्थ्यवर्धक बिल्कुल सही है। उत्तम आवास की व्यवस्था, ये भी सही है। इसके भी तीनों ऑप्शन सही है डियर, इसका डी ऑप्शन उपरोक्त सभी एकदम करेक्ट है। प्रदूषण का मानव जनित स्रोत है, तो औद्योगिक बहिस्राव वाहित मल तापीय स्रोत, ये तीनों ही सही हैं, इसका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल की स्थापना कब की गई थी, तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल की जो स्थापना है डियर, जो 1972 में की गई थी, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। सर्वाधिक भूकंप किस देश में आते हैं, तो भूकंप सर्वाधिक जापान में आते हैं। और भूकंप क्या जापानी भाषा का ही तो शब्द है, आप पढ़े होंगे, तो सबसे ज्यादा जो जापान में ही भूकंप आते हैं डियर। और भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है, तो भूकंप की जो तीव्रता है ये रिक्टर स्केल में मापते हैं डियर। गुजरात का भुज शहर किस प्राकृतिक आपदा से ध्वस्त हुआ था, तो गुजरात का जो भुज शहर है डियर, ये भूकंप से ही जो है ध्वस्त हुआ था, और ये 2001 और 2002 में आया था, और गुजरात पूरी तरह से तबाह हो गया था भुज। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भूकंपी तरंगों का मापन करने वाला यंत्र कौन सा है, तो सिस्मोग्राफ से हम भूकंपी तरंगों का मापन करते हैं, इसका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ये थे डियर टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि ईवीएस से थे। उम्मीद करता हूं कि आपको प्रश्न समझ में आए होंगे। वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिएगा, इसमें ऐसे प्रश्न हैं जो आपको अभी जो यूपी टेट होने वाला है, सुपर टेट होगा, उसमें हूबहू यही प्रश्न आपको छपे हुए मिलेंगे। तो चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे जल्द ही आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।